नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विभिन्न मांगों को लेकर दुर्ग में अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगे शासन और प्रशासन तक पहुंचाई। टाउनशिप के आवासों में अवैध कब्जा कर निवासरत लोगों को बेदखल करने पीएसपी के प्रवर्तन विभाग की कार्रवाई। अधिकारियों ने अभियान को लगातार जारी रखे जाने की दी जानकारी। नगर निगम क्षेत्र के हजारों लोगों ने अब तक नहीं लगाया कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज। ऐसे लोगों को ट्रेस करने निगम अधिकारियों ने मिशन की महिलाओं को दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। 57 लाख से स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण के साथ अधोसंरचना विकास के कार्यों को लेकर शनिवार को 2 वार्डों में 22 लाख रुपए के विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन। 57 लाख से स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण के साथ अधोसंरचना विकास के कार्यों को लेकर 2 वार्डों में 22 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें शहर विधायक अनवोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल व सभापति राजेश यादव ने निगम क्षेत्र के 2 वार्डों में 22 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन विधिवत किया, जिसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक 48 आनंद नगर में 9 लाख की लागत से ओपन जिम निर्माण एवं वार्ड क्रमांक 49 विद्युत नगर में 13 लाख की लागत से जर्जर सड़कों का सीमेंटीकरण कार्य शामिल है। साथ ही वोरा के निर्देश पर शिवनाथ नदी मुक्तिधाम में शेड निर्माण हेतु 15 लाख एवं नदी के तट को आम जनता के लिए अधिक सुरक्षित बनाने के लिए 20 लाख रुपए की लागत से चबूतरा निर्माण कार्य संपादित किया जाएगा। इस पर वोरा ने कहा कि शहर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के साथ ही सौंदर्यीकरण एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी लगातार काम कराए जा रहे हैं। उन्होंने निगम अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। महापौर धीरज बाकलीवाल ने वार्ड के नागरिकों को बधाइयां देते हुए बताया कि बिना किसी भेदभाव के शहर के सभी 60 वार्डों में विकास कार्य शुरू किए गए हैं। इस दौरान लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, वार्ड पार्षद माहेश्वरी ठाकुर, भास्कर कुंडले, एलरमैन राजेश शर्मा, अंकुश पांडे सहित वार्डवासी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महिलाओं को अधिकार दिलाने, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने बड़ी संख्या में महिलाओं की बैठक हाउसिंग बोर्ड स्थित सूर्य कुंड तालाब परिसर में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस नेता राजू चंदा उपस्थित हुई। सभी ने मिलकर अपनी बातें शासन प्रशासन तक पहुंचाने संकल्प लिया। वरिष्ठ समाज सेवी और महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष करते आई हाउसिंग बोर्ड निवासी राजू चंदा के नेतृत्व में अनेकों महिलाओं की बैठक हाउसिंग बोर्ड स्थित सूर्य कुंड तालाब परिसर में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न वार्डों से आई महिला समितियों की अध्यक्ष भी शामिल हुईं। बैठक में मुख्य रूप से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, महिलाओं के बैठने भवन और शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद महिला तक पहुंचाने संकल्प लिया गया। साथ ही यहां आई महिलाओं ने राजू चंदा को पेंशन से वंचित रहने की जानकारी देकर अपने वार्डों की विभिन्न समस्याओं से भी अवगत कराया। बैठक में प्रत्येक महिला की समस्या को नोट कर उसके निराकरण के लिए शासन प्रशासन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। समाज सेवी राजू चंदा ने बैठक को लेकर जानकारी दी। मैं आर चंदा राजू चंदा जी बोल रही हूँ कि जो जिला महामंत्री, पहले महासचिव थी, तो मैं ना आप लोगों से इन सारी महिलाओं के आज सब एकत्रित हुए हैं। मुझे आज स्वागत में बुलाया है इन महिलाओं ने। तो मुझे यहाँ पता चला है कि सारी महिलाओं का एक ही परेशानी है कि उन महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है और ना ही कभी कुछ भी नहीं मिला है आज तक। इस एरिया में ना कोई भी सुविधा, जैसे इन लोगों को ना पेंशन मिल रहा है, ना इन लोगों को कोई भवन बना के दिया है आज तक, ना इन लोगों के लिए कुटीर उद्योग के लिए कुछ तैयारी हुआ, कुछ नहीं। तो आज ये महिलाएं 100 महिलाओं की एक समिति बनाई हैं और इन लोगों का कहना है कि इनको कुटीर उद्योग चाहिए और इन लोगों को पेंशन चाहिए और क्या बोलते हैं जो हमारे बाल विकास। तो मैंने बाल विकास के लिए बात किया था सर से, उन्होंने ही बात किया था मुझसे। देवेंद्र यादव जी के पास गई थी, मैंने उनके लिए लेटर भी बनाया है। ये देखिए लेटर, उनके लिए लेटर बनाया था। ये फूलो देवी के लिए हमारे जिला अध्यक्ष जो हमारी सुभद्रा सिंह मैडम है, उनके लिए भी बनाया है। तीनों के लिए बनाया था मैंने कि इन महिलाओं का आवाज़ चाहिए, क्योंकि जो हम लोग वोट मांगने जाते हैं
इन लोगों के पास में। अगर हम इन लोगों के लिए कुछ करेंगे नहीं तो इन लोगों को हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, जो आज तकलीफ में एक माँ के पास आए हैं और वो अपनी व्यथा सुना रहे हैं एक माँ के पास। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इन बेटियों के लिए कुछ तो कर सकूं। मुझे ना कभी ये भीड़ को देख करके आप लोग ये मत अनुमान लगा लीजिए कि मुझे इलेक्शन में खड़े होना है। मुझे इलेक्शन में कभी नहीं खड़े होना है, ना मेरे को पार्षद बनना है, ना मुझे कोई भी बनना नहीं है। मुझे सिर्फ इस महिलाओं के लिए अगर मैं अधिकार दिलाती हूँ और सरकार अगर इस अधिकार देती है इन लोगों को, तो हम उस सरकार के साथ में तहे दिल से उनके लिए हम हर काम करेंगे। अगर ये महिलाओं की जो जो मांगे हैं, एक छोटी छोटी मांगे हैं, जो इन लोगों का पेंशन, कुटीर उद्योग और एक भवन, आज इन लोगों का कहना है कि हर जेंट्स के पास में एक गणेश मंच और दुर्गा मंच है और हर लोगों के पास कार्यालय है जेंट्स के पास में, लेकिन इन महिलाओं के लिए नहीं है। क्यों? आज ये अनाथ की तरह यहाँ रोड में बैठी हैं। जिन महिलाओं के लिए हम लोग चीख चीख के कह रही है हमारी सरकार कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, तो आज महिलाओं के लिए अगर सब कुछ करा होता तो ये महिलाएं यहाँ नहीं होती, ना कि ये महिलाएं यहाँ पहुँचती मेरे पास। तो आप लोग जितने भी हमारे बड़े अधिकारी हैं, जो हमारे देवेंद्र यादव जी हैं, जो विधायक जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय और हमारी फूलो देविया और सुभद्रा मैडम, मैं उन लोगों से निवेदन करती हूँ ताकि वो इन महिलाओं के लिए वो सुविधाएं सब दे सकें। और बाल विकास इन लोगों को चाहिए, तो बाल विकास के लिए तो मैं क्या, वो तो सर ही बोले थे, देवेंद्र यादव जी ने खुद ही बोला था कि मैं आपको दे रहा हूँ बाल विकास का, वहाँ ट्रेनिंग वगैरह सेंटर खोलते हैं करके। तो वो सारी जितनी भी हमारे नगर निगम में जितनी भी टेंडर होता है हर लोगों के लिए, तो ये महिला भी कर सकती है। आप लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं सशक्तिकरण, इन लोगों की आवाज़ से मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ नहीं है, ये इन महिलाओं का है, लेकिन ये बोल नहीं पा रही है, इसलिए मुझे बैठाए हैं यहाँ पे बोलने के लिए। कि इनका कहना है कि जब हर नारी को, नारी सशक्तिकरण है, नारी के लिए ये है, नारी के लिए वो है, नारी के लिए ही सारा कुछ है, महिला वो है, महिला ये है, लेकिन कहाँ है? आज भी सूरज के सामने में इन लोग लालटेन लेके घूम रहे हैं, ये महिलाएं हमारी। तो मैं हर जगह की महिलाओं से मिल चुकी हूँ और वो सारी महिलाओं का कहना एक ही है कि हम लोग। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से शामिल हुई महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। से है, हम लोग को महिला का जो मिलता है अधिकार वो चाहिए, जो वार्ड नंबर जैसे लागू है, वार्ड नंबर 23 से है हम लोग। जैसे कि महिला के लिए हम लोग को भवन वगैरह चाहिए, वो हम लोग को लिए लागू नहीं है। जो सब है, दुर्गा मंच है और गणेश वो मंच है, सब चीज़ है, वो सब जेंट्स लोगों के लिए है। तो हम लोग को लिए औरत लोग के लिए कुछ चाहिए। वार्ड 23 से मैं बोल रही हूँ। हमारे यहाँ कुछ भी हमारी महिला के लिए कुछ भी योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। बाल विकास योजना में पूरे 12 बाल विकास योजना में पूरे 12 ठोक है, बाकी उसमें से एक भी हमारे महिला को अभी तक मिला नहीं है। ना हमारे तरफ उद्यान बना है, ना हमारे तरफ भवन बना है, ना पेंशन मिलता है, जबकि पेंशन सब जगह लागू है, हमारे मोहल्ले में लागू नहीं है, हमारे क्षेत्र में अभी तक लागू नहीं हुआ है। और ना हमारे बच्चे लोगों के लिए खेल का उद्यान बना है, मतलब हमारे तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। और ना कुटीर उद्योग अभी तक बना नहीं है कि हमारी महिला। चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि जितना भी अभी बाल विकास योजना के अंतर्गत आता है वो हमको मिलना चाहिए, हमारी सब औरत लोगों को। पेंशन भी नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। हमारे तरफ बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो लोगों को पेंशन अभी फिर बंद कर दिए, वो लोग परेशान हैं। हमारे तरफ महिला लोग आगे बढ़ के कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि हमको सपोर्ट ही नहीं मिलता बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए सहायता दिया जाए। हम महिलाओं को अपने रोजगार के लिए मतलब चाहिए, जैसे कि महिला को बाल उद्योग का जैसे 13 योजनाएं हैं हमें चाहिए। जैसे सब औरतों के लिए मंच, आदमियों के लिए मंच रहते हैं, गणेश मंच है, कार्यालय है। हमारे औरतों के लिए भी, औरतों के लिए महिला समिति मंच चाहिए। हाँ जी। और हमें अम्मा से बोलते हैं कि अम्मा हम सब यहाँ महिलाएं आपके पास आए हैं, आपने हमें आगे लाए हैं, तो हमें रोजगार दें। हमारे जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके पेंशन नहीं है, बेरोजगार हैं, उनको विधवा पेंशन है, सब चाहिए। स्कूल के बच्चों को जैसे काम के लिए औरतें हैं, उनको काम के चाहिए। बहुत चीजें हमें आगे कोरोना काल में बहुत परेशानी हुई, मतलब जिसके घर का जेंट्स लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ। परेशानी है, घर नहीं चल रहा, तो हम चाह रहे हैं कि उनका साथ दें, कुछ काम मिले, आगे तो हम आगे आके कुछ काम कर सकते हैं। बहरहाल बैठक में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने, महिलाओं को एक सूत्र में बांधने, अन्य वार्डों में भी बैठकें करने का निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न वार्डों से आई बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 31% महंगाई भत्ता, 7वां वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट में लगाए नारे। साथ ही अपनी मांगों को लेकर 31 जनवरी को मुख्यमंत्री को ट्वीट महाअभियान चलाकर देंगे संदेश। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा दुर्ग के आह्वान पर केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता व 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट के परिसर में इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर आवाजें बुलंद की और नारेबाजी की। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से न्याय की गुहार लगाई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर सभी अधिकारी व कर्मचारी 28 व 29 जनवरी को काली पट्टी लगाकर अपना विरोध जताएंगे। वहीं 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्विटर अकाउंट पर सभी के द्वारा ट्विटर महाअभियान चलाकर ये अधिकारी व कर्मचारी अपनी मांग को लेकर हैशटैग लगाकर मुख्यमंत्री को पोस्ट करेंगे। इस संबंध में न्यूज टीम को प्रांतीय सचिव प्रभारी दुर्ग संभाग राजेश चटर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर पर जितने भी हमारे शासकीय सेवक संगठन सब जुड़े हैं, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत पहले निवेदन किया था। हमने शुरू में कलम रख मशाल उठा आंदोलन किया, दिसंबर महीने में हुआ। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने सारी भावनाओं को हमने अवगत कराया। हमारा सिर्फ एक निवेदन ये है कि सेंट्रल में जो केंद्र के समान 31% महंगाई भत्ता है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को, जिन लोगों ने कोरोना काल में अपने प्राणों की आहुति देकर प्रदेश की जनता का सेवा किया है, उनका जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए। दूसरा, हम महोदय से हमने ये भी निवेदन किया है कि इस समय हमको जो कर्मचारी अधिकारियों को है वो गृह भाड़ा भत्ता 6वें वेतनमान के हिसाब से मिलता है। हमारा एक निवेदन ये किया है कि 14 सूत्रीय मांग पत्र में ये मुद्दे भी थे। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी अधिकारियों को 7वें वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता मिलना चाहिए। दोनों वेतन से जुड़ा मुद्दा है, ये मौलिक अधिकार है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार पूरे प्रदेश भर में ये हम आग्रह कर रहे हैं और आज की तारीख में 28 और 29 तारीख को पूरे प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर कार्यालय में हम एक सांकेतिक विरोध के तौर पर कर रहे हैं कि हमको 31% महंगाई भत्ता दिया जाए और 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। आगामी आपके और क्या किस तरह की अभियान रहेगा यह प्रदर्शन को लेकर? 28 और 29 तारीख को तो हम लोग सब लोग काला पट्टी लगा के कार्यालयों में हम नारेबाजी कर रहे हैं। हमारा जो अभियान है इसका मुख्य है कि हम 28 से लेकर 31 तारीख तक हमारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करेंगे और ट्वीट करके हमें चाहिए न्याय, इस हैशटैग के साथ हम ट्वीट कर रहे हैं। और हम एक ही दो निवेदन हम कर रहे हैं कि फिलहाल 31% महंगाई भत्ता केंद्र के समान दिया जाए और दूसरा 7वें वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में व नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में अब तक जिनके वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं, उन्हें निगम भिलाई द्वारा बनाई गई ट्रेसिंग टीम द्वारा फोन कॉल के माध्यम से वैक्सीनेशन पूर्ण कराने के लिए जागरूक करने के साथ अन्य किसी सहायता के लिए पूछा जा रहा है एवं उचित मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अपने क्षेत्र में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब ट्रेसिंग टीम का गठन किया गया है, जो टीम निगम सभागार में बैठकर दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिले नाम और नंबरों की लिस्ट पर कॉल के माध्यम से जानकारी जुटा रही है कि अब तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है और कितने बाकी हैं। जिनके बाकी हैं उन्हें वैक्सीनेशन पूर्ण कराने जागरूक किया जा रहा है एवं जिनके वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुके हैं उन्हें सर्टिफिकेट न प्राप्त होना या होने वाले अन्य किसी परेशानियों की जानकारी लेकर उनका निदान भी कर रहे हैं और जिनके वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुके हैं और जिन्हें सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। सर, मैं नगर निगम भिलाई से बोल रही हूँ। आपको सर वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है? सर आप कहाँ से हो? कुर्सी पार से है ना सर। तो सर आपको सेकेंड डोज का टाइम हो चुका है, आप वैक्सीनेशन टाइम पे लीजिए। हाँ नहीं सर, अब सभी दवाइयाँ उपलब्ध है, आप लापरवाही मत कीजिए, आप टाइम पे जाइए, वहाँ लगवा लीजिए। कुर्सी पार में अंडा चौक में है सर, वहाँ पे सेंटर। सेकंड डोज लगा लिए हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। चलिए ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ट्रेसिंग टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को उपलब्ध कराई। देखिए, कोविड कंट्रोल को लेकर एक बड़ा मुहिम जो है वो नगर निगम भिलाई कर रही है। जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और उनको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे लोग को भी हम जो है कांटेक्ट करके उनसे सर्टिफिकेट मिला है या नहीं मिला है उनको, क्योंकि फर्स्ट डोज लगाने के बाद में उनको जो सेकंड डोज लगाने के बाद में भी जो सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ होगा या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हुआ होगा तो वो दिखा नहीं रहा है। उसके चलते क्या बूस्टर डोज वाले भी जो होंगे वो प्रभावित होते हैं, जिसको लेकर के हमारे यहाँ से जो कयावत की जा रही है और लगातार वैक्सीनेट करने के लिए उनको कॉन्टैक्ट के माध्यम से प्रेरित करने का काम जो है वो निगम शुरू कर चुका है। और जो वैक्सीनेटेड होने के बाद में जो बूस्टर डोज वाले हैं उनको भी हम कांटेक्ट करेंगे, और जो सेकंड डोज वैक्सीनेट नहीं हो चुके हैं, जो लगाए नहीं है फर्स्ट डोज के बाद में, उनको भी हम ट्रेस कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं लगाए हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं और उनको संबंधित जो स्थल है, जो पास के स्थल हैं, केंद्र हैं वैक्सीनेशन सेंटर के, उन पे जाने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। इसके बाद भी यदि कोई वैक्सीनेट नहीं करवाता है स्थल की जानकारी उनको मिलने के बाद भी, तो उनको हम फिर डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। उनको जो हमारे डोर टू डोर वैक्सीनेट होते हैं, जो हमारा कैंपेन चलता है, उसके माध्यम से वैक्सीनेट करेंगे। निगम भिलाई का 100% वैक्सीनेशन की ओर बढ़ाया जा रहा यह कदम काबिल तारीफ है और संभवतः निगम भिलाई अपने क्षेत्र को बहुत जल्द पूर्णतः वैक्सीनेट कराने में सफलता भी प्राप्त कर लेगा।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आमजनों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से पुलगांव नाला डायवर्सन कार्य में आई तेजी। शहर विधायक और महापौर ने स्थल पर पहुंचकर किया निरीक्षण। दुर्ग स्थित शिवनाथ नदी के इंटकवेल में पुलगांव नाले के माध्यम से पहुंचने वाले 10 वार्डों का गंदा पानी को इंटकवेल में मिलने की जगह डाइवर्ट करने के 1.5 वर्ष से जारी कार्य में तेजी लाने के निर्देश के बाद भी वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक अरुण वोरा एवं महापौर धीरज बाकलीवाल स्थल पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। नाले के माध्यम से इंटकवेल में न सिर्फ गंदा पानी आता है बल्कि जलकुंभी एवं कचरे के जमावड़े से बार 24 एवं 42 MLD फिल्टर प्लांट में जल आपूर्ति भी बाधित होती है, जिसके निराकरण के लिए लंबे समय से कागजों में पड़े नाला डायवर्सन के कार्य को जनता के लाभ हेतु धरातल में लाने के लिए विधायक वोरा ने पहल के बाद निगम द्वारा करोड़ों की लागत से कार्य प्रारंभ किया गया है। वोरा ने कहा कि कार्य निष्पादन में समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही ग्रीष्म ऋतु की आमद को देखते हुए पेयजल से संबंधित सभी कार्यों में तेजी लाई जाएगी। टैंकरों की रिपेयरिंग से लेकर अतिरिक्त पंपों की व्यवस्था कर ली जाए। महापौर धीरज बाकलीवाल ने अधिकारियों को वर्षा ऋतु के पूर्व नाले डायवर्सन का ज्यादा से ज्यादा कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया ताकि नदी का जलस्तर बढ़ने से कार्यों में रुकावट न आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, उपायुक्त सुनील अग्रहरी ने सभागार में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिलाओं की बैठक ली। बैठक में वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लगाने वालों को फोन कर कोरोना वायरस से बचाव को लेकर वैक्सीन लगाने अपील करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि निगम क्षेत्र में ऐसे 42,000 व्यक्ति हैं जिन्होंने वैक्सीन की सेकेंड डोज नहीं लगाई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिले मोबाइल नंबर की सूची से हितग्राही को फोन कर उनके घर के पते पर भी जानकारी ली जा रही है, जिससे टीकाकरण केंद्र बनाकर छूटे हुए लोगों को टीका लगाया जा सके। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित।
Hotel Shiv Prabha Inn and Town King The Family Restaurant, 46 C Market, Apna KC Lodge के बाजू में, Powerhouse Bhilai. Contact 9893215251 और 8966981590. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रवर्तन अनुभाग नगर सेवाएं विभाग बीएसपी द्वारा टाउनशिप क्षेत्र के आवासों में कब्जा कर निवासरत लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर आवासों को कब्जा मुक्त किया जा रहा है। इसी के तहत विभाग द्वारा संपदा न्यायालय से डिक्री पारित रिसाली सेक्टर के 2 आवासों को खाली कराया गया और आवासों को एलआरटी और रखरखाव कार्यालय के सुपुर्द किया गया। वहीं सेक्टर 10 में 3000 वर्ग फीट में अवैध निर्माण की नीयत से बनाई जा रही नींव को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। साथ ही सेक्टर 6 में 2 आवासों को कब्जेदारी से मुक्त कराकर रखरखाव कार्यालय को सौंपा गया। भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत हजखोद स्थित बालाजी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लिमिटेड नामक फैक्ट्री में शुक्रवार की शाम काम से निकाल दिए गए सुपरवाइजर संतोषपुरी गोस्वामी अपने साथियों के साथ कंपनी के जीएम सुजीत प्रसूट से उलझ गया। बीच बचाव कर रहे प्रोडक्शन हेड मनीष से मारपीट करते हुए गाली गलौज की। पीड़ित मनीष ने भिलाई 3 थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मामले की जानकारी भिलाई 3 थाना प्रभारी ने कुछ इस प्रकार से दी है। मैडम, अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें आरोपी की पतासाजी करके अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन था। विवेचक द्वारा दबिश देके आरोपी को अभी थाना तलब किया गया है। अभी एक नामजद आरोपी मिला हुआ है, बाकी की पूछताछ उससे की जा रही है। भिलाई नगर पुलिस ने रुआ बांधा चौराहे पर बरगद पेड़ के नीचे सट्टा पट्टी लिख रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रुआ बांधा भाटापारा में बरगद पेड़ के पास ललित यादव और दूसरे स्थान पर अमनदीप सट्टा पट्टी लिखकर अंक पर दांव लगा रहे थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी भिलाई नगर थाना प्रभारी ने दी। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों के बाद कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे भिलाई नगर थाने में पदस्थ हुए 4 महीने हो गए। 4 महीने में मैंने 40 सट्टे की कार्रवाई किया है और लगातार जो भी चोरी छिपे सट्टे लिख रहे हैं इन लोगों को राउंड अप करके और सूचना एकत्रित करके और समय समय पर रेड करके इनके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। मुख्य रूप से वहाँ पे 2 सटोरिये काम कर रहे थे, अमनदीप एवं ललित यादव। मैंने अमनदीप को भी मुखबिर की सूचना पर रेड करके सट्टे का केस पकड़ा और उसके सट्टे के साथ उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ भी प्रतिबंधक कार्रवाई धारा 151 के तहत किया। इसी प्रकार से ललित यादव को भी सट्टा पट्टी के साथ पकड़ करके सट्टे के केस में उसको गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ भी धारा 151 के तहत प्रतिबंधक कार्रवाई किया। जब जब मुझे सूचना मिलेगी और ये चोरी छिपे करेंगे, पुलिस इनको सट्टा नहीं करने देगी। अपराध मुक्त समाज की कल्पना करते हुए मैं सट्टे का कारोबार नहीं चलने दूंगा। समय समय पर रेड करके इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अगर सामाजिक लोग इनके खिलाफ सूचना देने में डरते हैं तो मैं समाज के हर नागरिक को आह्वान करता हूं कि वो मुझे सूचना दें। उनका नाम गोपनीय रखते हुए मेरे द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान से ग्रैंड एशियन न्यूज की ब्यूरो चीफ ने संक्षिप्त चर्चा की, जिसमें के.एस. चौहान ने दुर्ग सहित प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों, प्रदेश सरकार के कार्यों सहित अन्य मुद्दों पर विशेष चर्चा की। पेश है संक्षिप्त चर्चा के खास अंश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज की खास पेशकश की मुलाकात में। और आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान जी। यहाँ के.एस. चौहान जी जो कि एक ऐसे पर्सन या एक ऐसे व्यक्तित्व नहीं है कि राजनीति इनके मतलब रगों में बसी है और हम आज इनसे राजनीति क्षेत्रों या फिर अन्य मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इनकी राय किस तरह की है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत नमस्कार। सर, मैं जानना चाहूंगी कि केंद्र में मोदी सरकार सत्तासीन है और राज्य में यूपीए सरकार है और इसके इन दिनों भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी कहा जा रहा है और इन दिनों जैसे कार्यकर्ताओं का, भाजपा के कई मोर्चा पदाधिकारियों का और अपनी आस्था जताते हुए कांग्रेस की तरफ कूच करना भी जारी। देखिए, जैसे कि आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसकी जो नींव है, बेस है, वो कैडर है। कैडर मतलब मैं आपको बता दूं कि किसी विचारधारा को लेके चलने वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लिए विचारधारा ही उसकी सब कुछ है, वो उसी के पीछे चलती है, उसी की अनुयायी है। अब रही बात कि जो
पार्टी बदलते हैं या उस विचारधारा को से सहमत नहीं होते हैं या कुछ भी होता है, तो उसको एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कि एक इलाके में 2 होटल है, एक बड़ा होटल है, एक छोटा होटल है। बड़े होटल में अधिकतर लोग जाते हैं, वहां पर खाना खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर दो चीजों से पार्टी या कोई भी चीज हम डाइवर्ट करते हैं, हम बदलते हैं, वो ऐसा होता है कि जो बड़ा होटल है अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं हो रही है, सर्विस लेट है, तो हम उसको छोड़ के फिर छोटे होटल में जाना चालू कर देते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि अगर उस होटल में ज्यादा भीड़ है, ज्यादा लंबी लाइन लग रही है, तो उसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग को अगर ये पर्सनल प्रॉब्लम होती है हमारी, ये उस होटल की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हम उसके कारण वो छोटे होटल में चले जाते हैं। वैसे ही राजनीतिक पार्टी भी है। आज भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बोलेंगे तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी आगे ही बढ़ रही है और 18 करोड़ मेंबरशिप के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये अपने आप में एक इतिहास है। इतनी बड़ी मेंबरशिप किसी भी आज तक राजनीतिक पार्टी में नहीं हुई है। तो पहला तो ये हो जाता है, और दूसरा ये है कि जो किसी की पर्सनल अगर प्रॉब्लम है, अगर कोई पर्सनल बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, उसको उसके हिसाब से ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, तब वो अपना पाला बदल देता है। और स्वाभाविक तौर पे मतलब ऐसा अमूमन देखने को आता है कि जैसे अगर केंद्र सरकार में कोई है या राज्य सरकार में कोई है, तो वो उस सरकार से इन्फ्लुएंस्ड होके वो अपना पाला बदलते हैं। ये लेकिन ये पर्सनल प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट वाली प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जानना चाहूंगी कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काबिज है और बावजूद पिछले 3 सालों से भाजपा ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं अपना आउटपुट नहीं दिखाया है, जबकि कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे पेट्रोल डीजल हुआ या फिर किसानों से संबंधित जो भी मैटर है उन पर आंदोलन हो सकती है, लेकिन नहीं हुई। इसमें क्या? मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के साथ रहती है। जनता की आवाज बन के उसको सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ना है, जो कि फर्स्ट डे से ही ऐसा हुआ नहीं है कि हमारे पूरे प्रदेश भर में, पूरे जिलों में, हमारे मंडलों में, हमारे वार्डों में इस चीज का विरोध न किया गया हो। इस चीज का विरोध किया गया है। जब डीजल के रेट केंद्र सरकार ने 5 रुपए घटा दिए, तो आपने 1 रुपया भी नहीं घटाया, आपने कुछ मात्र पैसे घटाए, जो कि आपके उतने बढ़ गए थे पैसे जैसे ही रेट डीजल और रेट के वो बढ़ा था, रेट बढ़ा था, उसके अनुपात में, उसके हिसाब से आपने पैसा कोई भी नहीं घटाया। दूसरी बात, जो फार्मर्स के लिए जो ये प्रॉब्लम हो रही है, 1 हफ्ते का जो बढ़ाया गया है उसको 1 महीने का अगर कर दिया जाता, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जितना भी आप समय देंगे, 1,05,000 क्विंटल जो आप 1,05,000 मेट्रिक टन जो आपको धान खरीदना है वो तो खरीदना ही है। इसमें होता क्या है कि फार्मर्स का पैसा बच जाता है। अभी उसको अगर 1 हफ्ते की कोई मुद्दत हमारे को मिली हुई है, तो अभी उसको महंगे में बारदाना खरीदना नहीं पड़ेगा, महंगे में ट्रांसपोर्टिंग नहीं पड़ेगी, उसको महंगे में और बहुत सारी चीजों की नुकसान हो जाता है जो कि नहीं उठाना पड़ेगा। अगर उसको थोड़ी मुद्दत मिल जाती है तो वो अपना जो रेट है वो पूरा अपना ले पाएगा और उसको नुकसान नहीं होगा। यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि किसानों का नुकसान ना हो, और उसके लिए वो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रही है और लड़ाई लड़ते रहेगी। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ बातें छुप जाती हैं और कुछ बातें छप जाती हैं। तो कुछ बातें छुप गई थी तो, और कुछ बातें छप गई थी तो इसका, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम धरातल पे कोई काम नहीं है, धरातल में पूरा काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की माने तो दुर्ग जिले में इन दिनों कानून व्यवस्था काफी लचर है। अकेले 4 विधायकों की यहाँ पर रहना होने के बावजूद भी देखा गया है, हत्या का मामला भी हुआ। दुर्ग जिले में और भी ऐसे के मामले हैं जिनसे कानून की लचरता। विकास और विनाश ऊपर से नीचे आता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो जो भी प्रशासन है, हमारी 3 तल होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों काम करती हैं और चौथा स्तंभ आप है।
तो ये जो है, ये जो तीनों स्तंभ है, ये काम करती हैं उसके हिसाब से ही। जैसे अगर शासन मान लीजिए कि स्वार्थी हो जाता है तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है। और यहां पर प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है आपसी तालमेल की। यहां पर शासन में ही आपसी तालमेल नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने काका और बाबा की लड़ाई देखी है, वैसे ही हर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने हाथों में ले रहे हैं। वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ जो नेतागण हैं, वो अपने हाथों में चाहते हैं कि ये डिपार्टमेंट भी मेरे हाथ में रहे। उन डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको कुछ करने को मिलता नहीं है, इसलिए वो निरंकुश भी हो जाते हैं और वो निढाल भी हो जाते हैं। वो बात नहीं मानना चाहते हैं। शासन में आपसी में ही तालमेल नहीं है और शासन और प्रशासन में भी आपसी तालमेल नहीं। और प्रशासन आज कहीं ना कहीं दबाव में भी है शासन के, क्योंकि अपने आदमियों को देख के शासनिक दबाव डाल के प्रशासन से वहां पर कमजोर कर दिया जाता है, ढिलाई दे दी जाती है। तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन लाचार हो जाता है और लाचार के साथ साथ फिर वो लचर हो जाता है। सरकारी कार्यों में सप्ताह में 5 दिन ही कार्य नहीं, आम जनता पर इसका कैसा असर पड़ेगा? देखिए, कोई भी डिसीजन अगर आप राजनीतिक लेंगे, आप दलगत लेंगे और राज्य को देख के नहीं लेंगे, तो वो उसके दूरगामी परिणाम बहुत ज्यादा गलत होंगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि छुट्टी देना गलत है या सही है। एक आम इंसान समझ के आप बात करेंगे। आप भी पत्रकार हैं, आप भी मीडिया वाले हैं, तो आप अगर एक आम इंसान से बात करेंगे तो क्या वो इस बात से राजी होगा? आज की व्यवस्था को देख के राजी कभी नहीं होगा। ये व्यवस्था है हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है, बाहर की कंट्रीज है, उसमें है। लेकिन उसमें क्या होता है, ये व्यवस्था तो आपने दे दी, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि दूसरी चीजें नहीं दी। हमारे हिंदुस्तान में एक तो छुट्टियां ज्यादा होती हैं, 3 से 4 छुट्टियां हर महीने होती हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात कि यहां पर टाइम बेसिस काम होता है, वर्क बेसिस नहीं होता। जैसे आप 10 से 5 बजे तक ही सरकारी अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं बोला जाता कि आपको 100 फाइलें निपटा के जाना है। ये काम तो होता नहीं है। तो वर्क बेसिस काम नहीं है। वर्क बेसिस जहां काम होगा वहां जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 2 दिन नहीं 3 दिन छुट्टी मारे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात जो व्यवस्था करने की है वो है कि आप सरकारी अधिकारी और उनके दफ्तर में एक चार्ट टंगाइए कि इतने दिन में फला फला काम आपका हो जाएगा। आपकी छुट्टी हो या ना हो, आपका अधिकारी आए या ना आए, लेकिन ये चार्ट में जैसे मान लीजिए कि नक्शा खसरा आपने को निकालना है, तो इतने दिन में आप आवेदन देंगे तो इतने दिन में आपका नक्शा खसरा आ जाएगा। या कोई भी चीज हो, आपको एक निर्धारित करना पड़ेगा कि इतने दिन में ये काम हो जाएगा और उतने दिन में आप काम करके दे दीजिए। इससे आम जनता को कोई लेना देना ही नहीं है। इससे आम जनता बहुत ज्यादा खुश भी हो जाएगी, क्लियर भी हो जाएगी और पारदर्शिता बहुत ज्यादा आएगी। आप छुट्टी दीजिए या ना दीजिए, इससे सिर्फ एक चीज है कि आम जनता का काम नहीं रुकना चाहिए। जो कि आज की व्यवस्था को हम देखेंगे तो आज की व्यवस्था में आम जनता का काम और डिले होगा। जैसा कि देखा गया इस आंदोलन में किसानों ने अभी पिछले दिनों गणतंत्र दिवस पर रैली निकाली और अपना आक्रोश जताया। तो क्या भाजपा द्वारा इनको समर्थन दिया जाएगा जो आंदोलन में किसान? भारतीय जनता पार्टी हर एक जो भी मुद्दा सही है और जो जनता के हित में है वो हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलती रही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है और जनता के हमेशा साथ में रहती है। जैसे इन लोग का जो मामला था, वो जो मुआवजा देना था वो उतना नहीं दिया गया है जितना कि देना था। किसानों ने अपनी जमीनों से जो मुआवजा, और इससे 22 गांव प्रभावित हुए। क्या ये एक तरफ तो भूपेश सरकार बोलती है कि हम किसान की सरकार है, तो क्या ये किसान का ये प्रॉब्लम नहीं दिखता है? किसान की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि
प्रत्यक्ष रूप से आपने 2500 रुपए का जो रेट तय किया है, उसके पीछे का जो घाटा है वो हमें नहीं दिखता है, और किसान भी बेचारा मजबूर है उस चीज को, वो घाटे को लेने के लिए। जैसे पहला घाटा है कि 1 महीना आप देरी से उनका धान खरीदी कर रहे हैं, उसमें सूखत आती है, उसमें वेस्टेज होता है, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और अपने धान की जो उनको रिटर्न्स मिलना चाहिए वो उतना रिटर्न्स नहीं मिल पाता है। बारदाना उनको महंगे में खरीदना पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग उनकी ज्यादा लगती है। इन सबको मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग 1900 के आसपास ही पहुंच जाते हैं, जो अभी केंद्र का रेट है। और ये दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि 600 का हम लोग ज्यादा रेट दे रहे हैं, और वो भी दिया जाता है हमारे को 2, 3, 4 किस्तों में दिया जाता है। पिछले साल की किस्त भी अभी तक भी बकाया है। सड़क चौड़ीकरण का अगर बात करें तो जून में सड़क चौड़ीकरण को लेकर आंदोलन भी किया गया और राज्यपाल को हस्ताक्षर द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया। तो आंदोलन को सफलता मिल पाएगी। सड़क चौड़ीकरण एक ऐसा मुद्दा है जो काफी कामों को प्रभावित करता है। देखिए, समाज चलता है न्याय पे। न्याय बोलता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, जो तेरे लिए है वही मेरे लिए है। इसमें पंथ जाति किसी का कोई मतलब नहीं है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और जिस आज जो आंदोलन दे रहे हैं, जो एक मंदिर को हटाने के लिए बोला जा रहा है, वो सरासर गलत इसलिए लग रहा है कि एक और अमुक जो समुदाय के जो बिल्डिंग आ रही है और उसका ये चौड़ीकरण में आ रहा है, उसको नहीं हटाया जा रहा है, उसको भी हटाए। मेन प्रॉब्लम कोई किसी को भी न्याय के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि आपने बोला कि हस्ताक्षर अभियान से क्या ये हट जाएगा या ये हो जाएगा, तो किसी भी आंदोलन का एक सिस्टम होता है, आंदोलन का सिस्टम होता है, और आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से ही हम प्रस्तुत करते हैं, और सभी चीजें चरणबद्ध तरीके से ही हो तो वो ज्यादा है। अभी हस्ताक्षर अभियान किया गया है, अभी ज्ञापन सौंपा गया है, उसके बाद अगर ये नहीं माना गया तो और उग्र आंदोलन किया जाएगा, उससे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन न्याय जो चीज होती है, न्याय सभी को लेना उसका समान अधिकार है, ये हमारे संविधान के हिसाब से। मुख्यमंत्री ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। क्या आपको लगता है कि उनके इस आदेश से रेत के अवैध उत्खनन करने वालों पर रोक लगेगी? हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि तस्करी, जो नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही थी, उसके लिए भी आदेश दिए गए थे, उसको भी धरपकड़ चालू की गई थी। मैं ये बोलता हूं कि जब आपको आदेश दिया जाता है तब आप धरपकड़ कर लेते हैं, वो सिलसिला तो पहले से ही चालू है ना। और एकदम से आप जैसे 8 ट्रॉली वहां पर पकड़ी गई रेत की, इसका मतलब क्या है कि वो पहले से ही 8 ट्रॉली हो गई, आ रही होगी। एक दिन में तो 8 ट्रॉली पकड़ी नहीं गई है, ये पहले से ही सब चीजें चालू थी। अभी जब 3 साल गुजर गए हैं, आपने करोड़ों अरबों रुपए की वहां पर उत्खनन कर दिया है, अवैध उत्खनन कर दिया है, अभी आप वहां पर अंकुश लगा रहे हैं, तो ये कहाँ का मतलब, ये आपका प्रशासनिक एक लचर व्यवस्था आपकी दर्शाती है। जैसे ये जो नशीले पदार्थ थे, उसमें भी गाड़ियां पकड़ी गई थी, कभी बॉर्डर से पकड़ी जा रही है, कभी उधर से पकड़ी जा रही है। उसके बाद अभी कोई भी आपको इसका समाचार सुनाई में देता है कि ये गाड़ी पकड़ी गई है, ये गाड़ी पकड़ी गई नहीं। आज आप जैसे मीडिया जैसे जागरूक है, मीडिया में अगर कोई डाल देता है कि अवैध खनन हो रहा है, कुछ आंदोलनकारी आवाज भी उठाते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके दबाव में आके दिखाने का काम जो है वो सिर्फ किया जाता है। एक आदेश देना और एक मंशा रखना, ये दोनों चीजें बहुत अलग है। और आप आदेश देंगे, मंशा नहीं रखेंगे, तो आगे चल के फिर से वैसे ही काम फिर से होने लग जाएगा, जैसे कि पहले हम पूर्व में देख चुके हैं कि आपने कुछ आदेश दिए थे, उसके बाद अभी कोई उसमें कार्रवाई नहीं दिख रही है। वैसे ही ये भी होने वाला है, अभी आपकी कार्रवाई दिख रही है और आगे चल के और कार्रवाई नहीं दिखेगी, आगे चल के और कोई दूसरा मुद्दा आ जाएगा, उसमें आप करेंगे। तो ये सिर्फ दिखावा है,
मंशा और आदेश में फर्क होता है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। मंशा आप रखें, जैसे ही आप मंशा रखेंगे वैसे हो ही नहीं सकता कि आपके बगैर पत्ता हिल जाए। ऐसा माना जा रहा है, ये लोगों को ऐसा बोलते हुए देखा जाता है कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं है जो धर्म के नाम का मुद्दा बना कर मंदिर मस्जिद पर लोगों में फूल डालने का। ये रिकॉर्ड हर मुद्दे में चलता है। ये कांग्रेस का रिकॉर्ड हर मुद्दे में चलता है कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, अब हम धर्म के नाम से। इनको मैं बता दूं कि धर्म क्या होता है, धर्म का अर्थ भी नहीं मालूम कि धार्मिक किसे कहते हैं, आप आस्तिक किसे कहते हैं, धर्म क्या होता है यही नहीं मालूम है। जो धर्म 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 लगाए रखे। आप ये देख लीजिए कि मुद्दे जो होते हैं, हाँ हम धार्मिक, हाँ हम धार्मिक है, धर्म उसे बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी धर्म के हिसाब से चलती है और धर्म उसे बोलते हैं कि जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो सही है उसे धर्म बोला जाता है। आज आपका धर्म है सही चीज दिखाना, राइट? ये आपने कहीं पढ़ा नहीं है, कोई पोथी पुराण में पढ़ा नहीं है, सही चीज आप उस प्रोफेशन में है। ये हो सकता है कि आज जो आप दिखा रहे हैं वो आज सही हो लेकिन कल के लिए वो सही ना हो, मान लीजिए, तो वो कल आपका वो धर्म बदल जाएगा। कल आपको जो सही चीज है वो दिखाई जाएगी, वो दिखाना आपका धर्म हो जाएगा। तो धर्म वो होता है कि जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से सही काम करना, जो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब उसे समझ में आता है कि शराबबंदी के लिए मुद्दा उठाना है, वो उठाती है और अभी तक उठा रही है। शराब के कारण कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, 40 लाख परिवार सरवाइव कर रहा है। आज जो आपने प्रशासनिक लचर व्यवस्था बताई, उसमें भी हम बोलते हैं कि उसमें बहुत बड़ा हाथ शराब का भी, क्योंकि यहाँ पर एट ए टाइम जो क्राइम होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होते हैं छत्तीसगढ़ में, तो वो होते हैं 80% नशे की हालत में। नशे की हालत में आदमी को समझ में नहीं आता है और क्राइम कर लेता है, तो वो होता है। और दूसरी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, अभी हर मुद्दे में जहां जहां गलत दिखता है भारतीय जनता पार्टी को, वहां वहां वो गलत चीजें बोलती है। लेकिन आपकी अगर धर्मांतरण की अगर चीजें चलती रहेंगी तो वो लगातार भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में बोलेगी, क्योंकि धर्मांतरण जो स्वैच्छिक हो वो ठीक है, लेकिन अगर वो आप दबाववश या प्रलोभनवश करवा रहे हैं तो गलत बात है। तो भारतीय जनता पार्टी का वो धर्म है कि देश काल और परिस्थिति के हिसाब से जो मुद्दे हैं वो उठाए और वो उठाती रहेगी। हाँ हम धार्मिक हैं और इसी लिहाज से हम धार्मिक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की क्या रीति नीति सिर्फ एक ही चीज होती है। रीति नीति में विकास मेन होता है। जैसे कि आपने पिछले 7-8 सालों में देखा होगा कि जब झंडा लहराया जाता था और उद्बोधन किया जाता था तो उसमें यह बोला जाता था कि हम पाकिस्तान को देख लेंगे, हम पाकिस्तान को घुसने नहीं देंगे, हम पाकिस्तान को माकूल जवाब देंगे। आज भाषण और वक्तव्य वो बदल गए। आज हम शिक्षा की बात करते हैं, आज हम रोजगार की बात करते हैं, आज हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज हम सपोर्ट की बात करते हैं। ये बहुत सारी चीजें बदली हैं और आपने ये 7-8 सालों में देखा होगा कि आतंकवादी गतिविधियां बहुत कम हो चुकी है। लोग जागरूक हो चुके हैं। जो जागरूक, आज हम जागरूकता की बात करते हैं। जागरूकता के कारण आज दंगे फसाद कम हो रहे और ये सभी चीजें मैंने जैसे आपको पहले बोला कि विकास और विनाश ऊपर से नीचे आता है, यथा राजा तथा प्रजा। तो आप पूरे देश भर में देखेंगे तो ये व्यवस्था अभी दिखने लग गई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस्ड है, जो कैडर है वो कैडर यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेके चलती है और विचारधारा हर एक राज्य के लिए अलग हो सकती है और लेकिन मतलब उसके ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा तो वही है। ढंग अलग हो सकते हैं उसके और विचारधारा यही है कि राष्ट्रवाद हमारी नसों नसों में है, कूट कूट के भरा हुआ है। राष्ट्र जो बोलेगा पहले, राज्य जो बोलेगा, समाज जो बोलेगा
हम उसके बारे में सोचेंगे और अंत्योदय तक पहुंचेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि केंद्र की और संसाधनों की, राज्य की, समाज की जो असली मालिक है वो यहाँ पर रहने वाले बाशिंदे हैं। भारत के हर संसाधनों में भारतीय लोगों का यहाँ पर आधिपत्य है और उनका हक है, वो हर एक इंसान को मिलना चाहिए। सिर्फ 10%, 25% या 50% नहीं, अंत्योदय तक उसका लाभ मिलना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ये उस विचारधारा के साथ चलती है और उसी के कारण वो डेवलपमेंट करती है। तो यही विचारधारा लेके हम आगामी कोई भी चुनाव हो उसी में लड़ेंगे। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी उलझे और महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपने काफी बेबाकी से दिए। तो ये थी एक मुलाकात में हमारे साथ केएस चौहान के, यहाँ जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान, और अपनी पार्टी के लिए एकदम समावेश करके और एकजुट होकर के वो समर्पित होकर अपने कार्य करते हैं। और हमारे सवालों के जवाब में उन्होंने काफी बेबाकी और अलहदा अंदाज दिए। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।